टॉपर्स की जो कहानियां हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई टॉपर आप में से ही हो, आपके जैसे माहौल से ही निकला हो, तो आपको बहुत मोटिवेट करता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी एक टॉपर आपकी माटी के सपूत बाड़मेर के ही जो शख्सियत देराज राम जी, मेरे बैचमेट, राजस्थान अकाउंट सर्विस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में अकाउंट अफसर, एक टीचर से किस प्रकार से RACS बने, RS का एग्ज़ाम क्लियर किया, ये कहानी वो खुद अपने शब्दों में सुनाएंगे। देराज राज जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। सम्मानित मंच और आदरणीय मुख्य अतिथि श्री निवर्ती सोमनाथ आह्वान, यही है पूरा नाम? ओके सर। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस स्टेज के लिए या जिस पद को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके मैं बता दूं कि अपने बीच में टॉपर बैठे रैंक 1 श्री भवानी सिंह चारण साहब। आप कुछ लोगों को तो अभी पता चला होगा कि यार रैंक 1 भी हमारे बीच में है क्या। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रैंक 1। और हम तो तैयारी करते थे उस टाइम, पता नहीं मतलब एग्ज़ाम भी दिया है तो भी मानते थे यार ये भगवान है हमारा। और यहाँ रैंक 1 आपके बीच में विराजमान है। शुक्रिया आप यहाँ पधारे। रवि जी का काम वही मेरा काम। मैं इतना प्रमोशन तो नहीं करूँगा कि भाई बिल्कुल ही यहीं आओ आप, लेकिन जहाँ तक मैंने जिस तरह का सोचा और देखा और 10 साल मैंने तैयारी में दिए, उसमें एक चीज़ ज़रूर लगी कि आपको मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से रवाना होते हो कोई दूसरा रास्ता लेके, जैसे कि सेड़वा जाना चाहते हो और जोधपुर की रोड पे जा रहे हो, शायद ही आप कभी सेड़वा पहुँच पाओगे। तो उसी तरह से है कोचिंग कि आपको सिर्फ मार्गदर्शन की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप में क्या गलतियां हैं और आपने अभी तक जो सीखा है ना वो आपके दिमाग में है कि नहीं है। आप यहाँ आए हो तो एज ए ऑफिसर्स का सोच के आए हो कि नहीं, आपका दृष्टिकोण कैसा है। यदि दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, आपके मन में ये चीज़ नहीं है कि यार ठीक है चलो कोचिंग तो जाए आते हैं, लेकिन अपने अंदर एक ऑफिसर को नहीं जगाओगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया बेहतर रूप से तैयारी कर पाओगे। मैं जब भी रेडियो सुनता था और ऐसे नाम सुनता था IAS अधिकारी, IFS ऑफिसर्स, कि यार वो अमेरिका में 1 2 3 का समझौता करवा रहे हैं, तब ऐसे लगता था कि वाह यार क्या डेस्टिनी है उनकी, क्या किस्मत है कि वो इस तरह का एक पूरे देश का एक भाग्य लिखने जा रहे हैं। तभी से ऐसे लगता था कि हमें भी ऐसा बनना है यार। वो चीज़ कब आएगी जब आप अपने अंदर उस ऑफिसर को जगाओगे। और नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि यार वास्तव में जब भी फौज में जाते हैं ना, आप एक तरह से ऐसे जाओगे ना तो डंडे ज़रूर पड़ेंगे। और अपने आप को तैयार करके लेके जा रहे हैं, बिल्कुल एक्सीलेंट माने जाओगे आप। तो रवि जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया और मैंने सोचा कि हेनरी डेरेजियो है वो वापस आ चुका है। किस किस ने हिस्ट्री पढ़ा है और किस किस को पता है कि हेनरी डेरेजियो कौन था? एक दो ही बस। ये तो यार गलती है आपकी, हेनरी डेरेजियो के बारे में नहीं सुना तो थोड़ा सा अभी आपको तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो हेनरी डेरेजियो बंगाल में एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिशर्स थे, और मैंने सोचा कि रवि जी है वो यंग ब्लड्स जिन्होंने यंग आंदोलन चलाया था, आपको पता है कि वहाँ पे उसी तरह से यंग आंदोलन छेड़ने के लिए बाड़मेर में पधार चुके हैं। तो मेरी तरफ से स्वागत करूँगा और जो मेरे से बन पड़ेगा, और जब भी कहोगे हम तैयार हैं, जैसा हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान के साथ। अब मैं ज़्यादा तो इतना लंबा वक्त आपका नहीं जाया करूँगा क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट मेरी सबको पता है। ऐसा कोई है जिसको मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है? अच्छा और भी है क्या? चलो ठीक है, सुना देते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं बताऊँगा, जस्ट 5-7 मिनट में। स्टोरी इस तरह से है कि देखो, ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आप सबकी भी है,
काफ़ी लोगों की, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 60% लोगों की मेरी स्टोरी और आपकी स्टोरी मैच करेगी, है ना। वो इस तरह से है कि मेरा घर आज भी एक गांव से बहुत दूर, लगभग टीलों के बीच 5 किलोमीटर दूर है। गांव से 5 किलोमीटर दूर धोरों के बीच में चारों तरफ धोरे हैं। हाँ, चारों तरफ धोरे हैं और कहीं भी ये संभावना नहीं है कि गाड़ी चली जाए वहाँ तक, ठीक है, कोई संभावना नहीं है। और वहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है ना, वो भी ऊंट के द्वारा की जाती है, पखाल के ऊपर डाल के, ठीक है। इन सबको पता है पखाल के बारे में। कितने लोगों को पता नहीं है वो हाथ खड़ा करो, पता नहीं है वो हाथ खड़ा करो। सबको पता है, क्योंकि इन्होंने, ये जो जनरेशन है ना सर, ये जनरेशन इनको पता रहेगा, लेकिन अब इनकी आने वाली जनरेशन को पता नहीं रहेगा कि पखाल क्या है ना। तो क्योंकि अब खत्म हो गई, है ही नहीं, कहीं मिलती ही नहीं है और कहीं उसका प्रचलन ही नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक किसी मेरे साथी ऑफिसर्स के एक वर्ड में कहूँगा, हम किसी कार्यक्रम में गए थे और हम खाना खा रहे थे, तो उनकी दादी आई, जो हमारे साथ ऑफिसर हैं उनकी दादी आई और उन्होंने इंग्लिश में फर्राटेदार ऐसा कुछ बोला, तो हमें तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। पता किया कि ये कौन है, तो कि आप जिसके कार्यक्रम में आए उनकी दादी है। हमने कहा हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार, इनकी दादी इंग्लिश बोलती है यार। हमें खुद को पवन जी कहते हैं, उस तरह से इंग्लिश आज भी नहीं आती, गजब है। तो स्टोरी यूं है कि परिस्थिति में ज्योग्राफिकल पूरी तरह बता दूं, जिस तरह से आंसर में लिखते हैं ना, टॉप मतलब किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं उस टाइम लिखते हैं, तो ये तो ज्योग्राफिकल अवस्थिति है कि मेरा घर कहाँ स्थित है। दूसरी बात कि जब मैंने 10th की तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है। स्कूल आते थे, हाजिरी चढ़ाते थे कि हाजिरी हो गई, ठीक है। अब पहले तो ये था, पीटीआई जी आने से पहले तो ये था कि बस्ता उठाएंगे, सीधा बाउंड्री बाहर होते हुए सीधा घर, ये काम करते। और बीच में रमता सीकुड़ी, 4 बजते ही पास ठेठ डोनी स्कूल, हाँ के पढ़ना आए रटाबर। लेकिन घरे भी जाते ही डेना आई कि जान गोनोला भेजनो है बन, या फिर हियाड़ेगा था हमें मौसम में बिल्कुल हिलारिया चुगाने को, पोट एक मो बेटा हिलारिया चुगाता। तो ये होता कि यार हमें जान पढ़ो और जान कहता मोरो होमवर्क करनो है, थोड़ा होमवर्क क्यों करनो भाई, ठीक है। तो इस तरह से करते करते 10th पास किया, वो भी 51% के साथ। ऐसा कोई है जो मतलब 45 या 50 से नीचे आज 10th में? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, एक भी नहीं। एक पीछे बैठा है, जरूर आरएएस बनेगा भाई तू, ठीक है। तो और मैथ्स में 33 नंबर, चलो अपने तो भविष्य बर्बाद, खत्म, कोई मतलब नहीं है। और सपना ये था ट्रक ड्राइवर बनेंगे, और भाई ऐसे पता नहीं गैर तक आज भी क्रेटा लिए, लेकिन आज सही ढंग से वहां तक नहीं पहुंचता पैर, लेकिन सपना था, सपने को तो कौन भुला सकता है। और उसके बाद में चलो कि अब क्या करना है, बाड़मेर आ गया, हॉकर का काम किया। हॉकर में आज कम लोग समझते हैं कि हॉकर क्या होता है, या अशोक जी होंगे उनको पता है। अखबार फेंकने का काम नहीं, वहाँ जाकर घर घर पूछना कि आपके अखबार आता है कि नहीं आता है, उसकी एंट्री करके वापस जमा करवानी। और लिखने का बड़ा शौकीन था मैं, बहुत शानदार लिखता था। राइटिंग है वो मेरी आज भी बहुत शानदार, मैं मानता हूँ इसको कि ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। इंग्लिश में मेरे को कोई ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं आती थी। आज कर्सिव लिखता हूँ, जिस तरह से अंग्रेज लिखते हैं ऐसी कैसी अंग्रेजी मैं भी लिखता हूँ। ये सब हुआ प्रयास से। ए लिखते थे, ए लिखना सही ढंग से आता नहीं, पहले ऐसे बनाते फिर ऐसे बनाते थे, वो पूंछ ऊंचे नीचे ही रहता था, पता नहीं उसका समझ में आया नहीं, लेकिन अब इंग्लिश बढ़िया तरीके से लिख पाता हूँ। तो यहाँ हुआ, यहाँ होने के बाद में, बाड़मेर आने के बाद में यहाँ समस्या हुई, ये हुई कि किडनैपिंग के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं यहाँ से वापस भाग के गाँव चला गया कि यार गाँव जाना पड़ेगा, अब तो कोई किडनैप कर लेगा, क्योंकि इतने ही थे छोटे से। और दूसरी बात, आसमानी खमेड़ो नीचे बात दूजूड़ी पैंट के बेटो जरूरी गाँव आयो है इन वापस ले जा सको, और जूत पैर लिया कि लंबा लंबा एक छोरा रहता बोंगा बे अपने पूरे ही नहीं पड़े, आगे लारे धूड़ गात वरीन। तो ये होने के बाद मैं वापस चला गया, और वहाँ से अब घर तो कौन बैठे। आप में से भी ये सोच लो कि जिनके घर पे काम है ना, वो घर पे कोई नहीं रुकना चाहता कि यार बाहर जाएंगे यार, कुछ न कुछ बाहर भले ही कितने टफ काम हो,
गाड़ियाँ देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, कौन क्या कर रहा है, बिल्डिंग्स देखेंगे, ऐसा काम हुआ करता था पहले। और दूसरी आदत होती थी कुछ न कुछ पढ़ते रहना, बिना मतलब का पढ़ना। कुछ भी कोर्स वाली किताबें अच्छी नहीं लगती थी, दूसरी कहीं से अखबार लेके आ जाओ वो पढ़ लो, या फिर हमारे और पड़ोसी के ऐसे घर वालों की लड़ाई होती रहती थी, तो वहाँ से अखबार उड़ के आ जाता था कहीं न कहीं, अन्नो में अडूड रहता बे पढ़ लेता कि आज कहीं न कहीं हो। और दूसरा साथी था, वो सबसे बढ़िया था, वो मेरा था फिलिप्स का रेडियो, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ये सब पता था, टिप्स ऑन टिप्स, कि कुछ भी पूछ लो बता देते थे कि आज स्ट्रेटेजी क्या हो रही है। और अनपढ़ बच्चे होते हैं ना, उस तरह से हम भी, जैसे आप भी कभी कभी इंस्टा पे देखते होंगे कोई भी बात करता है, उसके बाद में इंग्लिश के वर्ड्स सेट करके मेम्स बना के भेजते हैं कि ये गांव की महिलाएं वो अमेरिका और रशिया के बीच में क्या बात हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे हम भी करते थे। ऐसे करते करते 11th वाला सेट करना था कि अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। भर्ती कर दिया। सवाऊ पदम सिंह, आप जानते होंगे, आधे से ज़्यादा जानते हैं, कि स्टाफ नहीं था, एक स्टाफ में थे वो भी 8वीं स्कूल के मार साहब थे। और व्यवस्था ये थी, स्कूल जाओ वापस आ जाओ, हाजिरी हो गई, बस ठीक। ये कमी स्कूल की नहीं थी, ये कमी थी कि वहाँ स्टाफ नहीं था, प्रॉपर वे नहीं था पढ़ाने का, और प्रिंसिपल नहीं थे। तो हम वहाँ आ जाते, वापस क्रिकेट खेलते और घर आ जाते। और मेरा जो स्कूल पढ़ता था 12th का, वो कम से कम 11 किलोमीटर पड़ता था मेरे घर से, और वो भी ऑफ रूट। तो जो 7 वाला टाइम था उसमें तो दौड़ते हुए चले जाते, कोई समस्या नहीं थी कि यार उतना दूर है, खेलते खेलते ही जाएंगे वापस आ जाएंगे। और 9 वाला टाइम था तो रामदेवरा बस में चले जाते थे। लेकिन उसमें भी क्या था कि वो कहते थे भाई देखो बस के अंदर चढ़ना है ना तो 5 रुपये लगेगा, नहीं सर्दी ऊपर चढ़ जाओ। मैंने कहा ऊपर चढ़ जाएंगे, हम कोई समस्या ही नहीं है। तो इस तरह से 11th किया और वापस गुजरात चले गए। गुजरात गए। आप में से कोई बता सकता है कि प्लाज्मा का इसरो का सेंटर कहाँ है, किस जगह? गांधीनगर, जस्ट साबरमती नदी के तट पर। और उसके सामने भाई कट्टा डाल के सोता था आराम से। और आनंद वाली फैक्ट्री, दूध फैक्ट्री में काम करता था। और वो भी ठेकेदार रात को उठाता था कि 2:30 बजे खड़ा हो, ये काम करना है। उस समय ये लगा दिमाग में कि अब अपन ये मजदूरी नहीं कर सकते, और अपना शरीर है वो 40 किलो का, और 35 किलो का कट्टे डालने वाला काम अपन से सेट नहीं होगा। वापस आ गया वहाँ से छोड़ के, और 12th में एडमिशन लिया और सीरियस हो गया, बी सीरियस फॉर द स्टडी। और शुरू किया पढ़ना कि अब मेरे को क्या पढ़ना है। और मेरा ये एक सौभाग्य रहा कि मुझे लोक प्रशासन जैसा सब्जेक्ट मिला, और बाड़मेर में आज किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी भी स्कूल में 11th 12th में लोक प्रशासन सब्जेक्ट नहीं है, जो आपकी दिशा बदलने वाला होता है। लेकिन उस सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों हटा दिया गया। उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिलती है कि पटवारी कैसे बनता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एसडीएम, यहाँ तक कि लोअर ग्राम सेवक तक कैसे बनते हैं, ये सारी जानकारी उसमें होती है। और उसमें यह भी अचंभा होता था कि यार राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है क्या? तो वो चीज़ें क्या है कि दिमाग में आने लगी कि ये चीज़ें तो कुछ न कुछ पढ़ने लायक है, और उनको इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किया। और वहाँ से ये शुरू किया कि अब अपन को एसटीसी करना है, और परसेंटेज बना के, क्योंकि उस टाइम परसेंटेज बेस पे एसटीसी होती थी। और उसके बाद में ही जस्ट ये निर्णय लिया गया कि कंपटीशन से होगी, और कंपटीशन दिया। और एक सेटिंग की हमने भी कि एक आगे बैठेगा, दूसरा बीच में, मैं बीच में बैठूंगा, और तीसरा पीछे बैठेंगे। और वो सेटिंग डाइट वालों ने बिगाड़ दी, फॉर्म इधर उधर फेंक दिए। तो हमने सोचा अब मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, और घर वालों ने कहा 1800 रुपये भी दे दिए फीस के, तो 5 जा लोंगड़ लेना बकरी, और दूध कहीं नहीं करना। चलो ठीक है। जाते टाइम ये एक अच्छा काम किया कि यहाँ पे कुछ कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते थे, उनके पास प्रतियोगिता दर्पण का एक ढेर पड़ा था। मैंने कहा ये मेरे को दे दो, तो कि ठीक है कचरा है यार, ले जा वैसे ही। और वो मैं पूरा ही उठा के ले गया, और उनसे पढ़ना शुरू किया। कुछ वो आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ भी नहीं था उसमें, जीके, और ये अच्छी तरह से तैयार कर दिया। और एग्ज़ाम देने आया और पाला पड़ा सर से। पांचाराम जी सर हमारे सामने बैठे हैं, उनसे पाला पड़ा, और उन्होंने पता नहीं इंग्लिश में क्या कहा वर्ड, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा वाह क्या बात है, यहाँ इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है यार, इंग्लिश बोलते हैं मार्ट साहब तो। और वो पेपर करके मैं तो चला गया वापस। और मैंने कहा मेरिट रहेगी 80%, और भाई के बनेंगे 84%, और अपना सिलेक्शन होगा।
साथियों ने मजाक उड़ाई, देखो यार आज एग्जाम देने आया यार, हम तो 10-10 साल से पटवारी और ग्राम सेवक वाले एग्जाम दे रहे हैं, ये भविष्यवाणी करके जा रहे हैं। और फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया और यहाँ से उठा के फेंक दिया सीकर। सीकर रिंग्स में मिला और वहाँ पे जाके देखा तो जो आज यहाँ माहौल है वो माहौल वहाँ पे था। सारे ही लोग स्टडी कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरी बात, दुकानों पे सब पे ये पर्चे लगे हुए थे कि आज वहाँ भर्ती आई हुई, आज वहाँ भर्ती आई हुई है। और अपने सबसे पहले वही पर्चा उठाया, कहाँ पे, चपरासी की भर्ती या मास्टर की भर्ती, वही करेंगे। और कुछ एक में फॉर्म भरे और सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम दिया गुजरात, वहाँ गया, सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात रही कि 7 दिन बाद में पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं और आप फाइनली बाहर। और वहीं से होता है ना कि एक स्टूडेंट इतने बड़े सपने लेके जाता है कि मैं कुछ करूँगा, और जहाँ कुछ हाथ लगता है और उसी टाइम सपना टूट जाता है कि हमने कुछ किया था और उसमें भी हम फेल हो गए। मतलब आप आउट कर दिए गए कि आपके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आप नहीं गए टाइमली। और एक तरह से ऐसे लगा कि अब मानसिक रोग से कुछ पीड़ित हो जाएंगे। इस तरह का रहा कि 5-7 दिन रहा, फिर 10 दिन रहा, और यहाँ तक कि ये होता है ना कि सुसाइड करने के, जो वास्तव में मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि कितनी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है कि कोटा में क्या हो रहा है ये मुझे पता है। इस तरह की समस्या हुई और धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। वापस आ गया, एसटीसी कंप्लीट हो गई और वहाँ रूम में बैठ के रोते थे कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, घर वालों को पैसे बर्बाद कर दिए। और वापस आया, कुछ भी नहीं किया, कहीं नहीं जाऊंगा, कोई कोचिंग नहीं करूंगा, किताबें कहीं से नहीं लेके आऊँगा, किसी से उधार लेके आऊँगा, लेकिन तैयारी करूँगा। पटवारी की भर्ती आई 2011 वाली, और घर पे गुडाल में आराम बैठ गयो और तैयारी शुरू कर दी। आराम से तैयारी शुरू की 3 महीने, और फाइनली 2 दिन बाद में पता चला कि आप पटवारी बन चुके हो। अब वहाँ दौरे में साथ में ऐसा जश्न मनाने वाला कौन, खुद ही जश्न मनाने वाले कि वाह यार आज तो पटवारी नहीं कलेक्टर बन गए हैं। और पटवारी बनने के बाद में ये सोचा कि अब कुछ दूसरी तैयारी करेंगे, क्योंकि पंख लग गए, आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे। और आईएएस में तो क्या होना था, 2013 वाला एग्ज़ाम दिया और 96 रही थी शायद मेरिट प्री की, और मेरे 84 नंबर थे और बाहर हो गया। फिर वापस ACIO का एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसमें हुआ, उसमें गए नहीं, वापस आ गए और टीचर में फाइनली हो गए और 9 साल टीचर रहा। एक ACP लेके आया और हाँ, एक ACP सर, और 2013 का इंटरव्यू दे के आया। और ये भी ये था, समस्या ये हुई कि मैं जयपुर गया तैयारी करने के लिए, वहाँ वापस आ गया कि यार यहाँ मैं तैयारी नहीं कर सकता, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा कि तैयारी करने जैसी चीज़ हो, ये तो घर पे भी कर सकते हैं। और घर पे तैयारी की, और वो भी लाइट 2020 में आई, तब तक लालटेन से ही पढ़ा बंदा, और कभी नहीं लगा कि यार मैं लालटेन से पढ़ रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात है कि फोकस रहता है आपका सिर्फ और सिर्फ वहाँ, उस लालटेन के चारों तरफ ही आपका फोकस रहता है, उससे दूसरी जगह जाओगे बिच्छू खाएगा आपको। तो ये अच्छा हुआ और अच्छी तरह से 2013 का दिया, इंटरव्यू दिया, 2016 का इंटरव्यू दिया और फाइनली 2018 में सेलेक्ट हो गया। और इन साथियों के साथ में जब जयपुर गया तब लगा कि वास्तव में हम किसी जन्नत से कम नहीं है ये सपना। OTS में पैर रखना भी एक बहुत बड़ी जन्नत में पैर रखने से कम नहीं है। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आज ही अभी हम और भानसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक जना बैठो, इनसे जो सोशल मीडिया वगैरह ये है ना, ये सब डिलीट करवा दो, ये कचरा है एक तरह का, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोबाइल ही आपके लिए ज़रूरत नहीं है। आप यदि नोट्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। क्या करते हो, जैसे ही पढ़ने लगते हो तभी मोबाइल में क्या यार थोड़ी सी रील्स देख देता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। और किताबों जैसा आनंद कहीं नहीं है, उन पन्नों पे लिखना और एक एक पन्ने पे क्या लिखा हुआ है ये आपको याद रहना। और उसके बाद में आपका सिलेबस है पूरा ही रगड़ रगड़ के काला कर दो कि यहाँ पे इस पॉइंट में मेरे को इतने पॉइंट्स तो आते हैं। और आप कितना बता सकते हो कि एक 5 वर्षीय योजना है, उसके बारे में मैं इतने पॉइंट्स लिख सकता हूँ, तो आप में दम में, नहीं तो फ़ोन लेके भली बैठे रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच रहे होंगे कि मैं इससे कुछ भी प्राप्त कर लूँगा, ये आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जिस दिन फ़ोन छूट जाएगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रतिभाएं आप सब में है, ऐसा कोई भी नहीं है
जिसमें प्रतिभा नहीं है, लेकिन राइट डायरेक्शन प्लस सिलेबस प्लस आपका जो वक्त है ना, उसको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप उठते कब हो, नियमितता नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आज आधे से ज़्यादा मैं जाकर कह सकता हूँ कि सारी किताबें लेके बैठेंगे, लेकिन कल एक भी किताब नहीं उठाएगा। और कुछ एक ऐसे होंगे आज जाकर सोएंगे और कल आराम से किताबें उठाएंगे परसों, और उनकी इतनी रेगुलरिटी रहेगी कि वो एग्ज़ाम के दिन तक पढ़ते रहे। तो ये चीज़ें आप करोगे तो है सब कुछ ठीक। और दूसरी बात, बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो वो कुछ कहते हैं ना, उनको आराम से ढंग से सुन लिया करो कि मेरे से सीनियर है वो क्या कह रहा है, या बुजुर्ग है वो क्या कह रहे हैं। तो थोड़ी बहुत उनकी भी बातें सुन लिया करो, कभी कभी उनकी बातें बहुत अच्छी होती है। उनके अनुभव है, उनकी झुर्रियाँ है ना, एक एक अनुभव बताती है कि उन्होंने संघर्षों की कहानी है किस तरह से लिखी। ठीक है, तो अब से जिनको सीरियसली पढ़ना है और जिनको वास्तव में कि कुछ कर दिखाना, सिर्फ इतना नहीं कि मेरे को आरएएस बनना है, कुछ करना है, आरएएस बन के भी कुछ करना है। सिर्फ आरएएस बनने से क्या, बहुत सारे आरएएस बने बैठे हैं, आपको नाम पता है क्या? कुछ एक ऐसे हैं जो सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सब जगह कुछ नहीं होकर भी बहुत शानदार काम करते हैं और सब पहचाने जाते हैं। तो आपको कुछ करना है, इस एग्ज़ाम के बाद में, इस सिलेक्शन के बाद में भी कुछ करना है, इसलिए पढ़िए और अपने आप में कुछ लिखते रहिए कि अपनी जर्नी है उसके बारे में, कि मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितनी लर्निंग की है और मेरा सिलेबस कितना हो चुका है। चलाने के लिए आपको पता होगा, हनुमान जी वीरडा की तरह मैं भी वंदे भारत एक्सप्रेस चला दूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त की कमी है कि यहीं पे उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई थी कि A to Z तक सिलेबस बता दिया था कि ये सिलेबस है, इतना रटा हुआ था। तो थैंक यू सो मच और आपका स्वागत है रवि जी के सफलता के साथ। थैंक यू देराज जी। देराज जी आरएस 2021 के बैच में कुछ घनिष्ठ मित्रों में से एक। इनकी जब ये ओटीएस में थे तब बहुत ज़्यादा पता नहीं था इनकी कहानी के बारे में, लेकिन जैसे जैसे मित्रता प्रगाढ़ होती गई और इनके जीवन के बारे में, इनकी कहानियों से, इनके स्टेटस से, इनकी बातों से जब पता चला तो एक बार तो बिलीव भी नहीं हुआ कि इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में रह के भी व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंच सकता है। पवन जी और देराज जी की कहानियाँ सच्ची कहानियाँ हैं और मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जो मांझी दी माउंटेन मैन मूवी देखी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इरादा, ये दृढ़ निश्चय, ये संकल्प आपको यहाँ से लेके जाना है कि आरएएस की परीक्षा या जो भी आपका लक्ष्य है, वैसे तो छोटा लक्ष्य देखना पाप है, अगर आरएएस का देखते हो तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आईआरए में एक स्पेशल चीज़ ये भी रहेगी, आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें अधिकारी वर्ग के एग्ज़ाम हैं, सब में इंटरव्यू होता है और अक्सर राजस्थान और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं व्यक्तित्व विकास में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जिस प्रकार के एजुकेशनल बैकग्राउंड से अपन आते हैं ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती है। तो आईआरए में हर वीकेंड संडे को एक पूरा दिन व्यक्तित्व विकास पे फोकस किया जाएगा। उसका डिटेल्ड जो करिकुलम है वो लेटर ऑन शेयर कर दिया जाएगा।